गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है हमारे यूट्यूब चैनल में क्लासेस लेके? आप लोग जब क्लास को पढ़ा करें यूट्यूब से, वीडियो से, तो आप लोग अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं, है ना, आप उन्हें बाकायदा नोट करते रहें। इससे आपका एक नोट्स भी बन जाएगा और वीडियो से आप लेक्चर को भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। कल का जो संवैधानिक विकास का वीडियो था, उस वीडियो में हमने 3 चार्टर एक्ट को पढ़ा हुआ था। एक पढ़ा था हमने 1786 का चार्टर एक्ट, एक पढ़ा था हमने 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और एक पढ़ा था हमने 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आज के वीडियो में हम 2 चार्टर एक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक रहेगा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट और एक रहेगा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है। तो अपन को आज की वीडियो में अपन को बात करनी है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर। ठीक है। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, इस एक्ट को पारित करने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार है, इंग्लैंड की सरकार है, जो ब्रिटिश संसद है, उसकी मंशा क्या थी? इस एक्ट को पारित करके वो क्या सिद्ध करना चाह रही थी, उसकी मंशा क्या थी? तो इस एक्ट को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि भारत में जो विधि निर्माण संबंधी जो कार्य हैं भारत में, है ना, जो कौन कर रही है? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद। ठीक है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश संसद की मुख्य मंशा या इच्छा यही थी कि भारत में जो विधि संबंधी कार्य चल रहे हैं, है ना, उन कार्यों को स्पष्ट करना, विधि संबंधी कार्यों को भारत में स्पष्ट करना, है ना। ब्रिटिश संसद इस एक्ट के द्वारा यह निश्चित कर रही थी कि भारत के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट किया जाए कि कौन सा कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी, कौन से कार्य ब्रिटिश संसद करेगी और कौन से कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है। तो ब्रिटिश संसद इस एक्ट में ये स्पष्ट कर रही है कि भारत में जो विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं उन्हें स्पष्ट किया गया, और इसके साथ साथ इस अधिनियम में जो अन्य पॉइंट रखे गए हैं वो अपन अब आगे लेके चलते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे ध्यान से समझिएगा, पहला इसकी भूमिका तो यही बनी, है ना, कि ब्रिटिश संसद ने 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट इस इच्छा से पारित किया था कि भारत में विधि निर्माण संबंधी कार्यों को क्या किया जाए? स्पष्ट किया जाए। ठीक है। तो पहला पॉइंट है विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना, यानी ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट को पारित करके भारत में विधि निर्माण संबंधी कार्यों को क्या किया है? स्पष्ट किया है। तो पहला पॉइंट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का हुआ कि ब्रिटिश संसद इस एक्ट को पारित करके विधि निर्माण संबंधी कार्यों को क्या कर रही है? स्पष्ट कर रही है। क्लियर? समझ में आया? दूसरा पॉइंट इसमें अपन लेके चलते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, और इस पॉइंट को अपन निकालेंगे 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, जिसे हमने और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है ना। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अगर अपन देखें, है ना, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को लेने से पहले अपन ले लेते हैं 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। ठीक, समझिएगा, 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आपका जो भारत के व्यापार पर एकाधिकार है, एकाधिकार मतलब भारत में जितना भी व्यापार होता है उस समय समस्त व्यापार एक कंपनी करती थी, और वो कंपनी कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा था कि आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो हम कितने वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं? 20 वर्ष के लिए। समझ में आ रहा? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आपका जो भारत के व्यापार पर एकाधिकार है उस एकाधिकार को हम कितने वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं? 20 वर्ष के लिए। क्लियर? 1813 ईस्वी में ये व्यापारिक एकाधिकार के 20 वर्ष क्या हो गए? पूर्ण हो गए, है ना। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया? समाप्त किया। लेकिन, है ना, भारत की एक वस्तु पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। वो वस्तु कौन सी थी? चाय। ठीक है,
समझ में आया। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने, है ना, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा कर दिया? 20 वर्षों के लिए। ठीक, 1813 में वो 20 वर्ष क्या हो गए? पूरे हो गए। तो 1813 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन एक वस्तु पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, और वो कौन सी वस्तु है? चाय, है ना। और कहा कि ये सिर्फ आपका कुछ समय के लिए, यानी 20 वर्षों के लिए, है ना। और यहाँ जब 20 वर्षों के लिए कहा तो यहाँ 1833 तक आते आते 20 वर्ष क्या हो गए? पूरे हो गए। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो दूसरा प्रावधान है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा भारत से कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार था, या भारत की व्यापारिक वस्तुओं पर कंपनी का जो एकाधिकार था, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी अब भारत में व्यापारिक एकाधिकार नहीं रखेगी, यानी कंपनी के साथ साथ अब अन्य कोई भी इंग्लैंड का व्यापारी या अन्य भारतीय व्यापारी या अन्य देशों के व्यापारी भारत की वस्तुओं पर क्या कर सकेंगे? व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, और संसद ने स्पष्ट किया था कि अब कंपनी भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? शासन करेगी। यानी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। समझ में आया? ठीक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का दूसरा प्रावधान है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, और ब्रिटिश संसद की ओर से कंपनी को कहा गया कि अब आप ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? शासन करेंगे। दूसरा पॉइंट समझ में आया? ठीक। तीसरा पॉइंट समझते हैं इसका। ठीक, देखिएगा, तीसरे पॉइंट को भी यहाँ से लेता हूँ पिछले से। ठीक, 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा एक नया पद बनाया गया, जिस पद को हमने नाम दिया बंगाल का गवर्नर। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा हमने एक नया पद बनाया जिसे हमने नाम दिया बंगाल का गवर्नर। और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आया? ठीक। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, और इस एक्ट के द्वारा हमने बंगाल के गवर्नर पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, है ना। और इसकी जगह हमने एक और नया पद बनाया जिसे हमने नाम दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया? ठीक। 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई। इस पद पर इस संधि के बाद एक नया पद बना जिसे हमने नाम दिया बंगाल का गवर्नर, और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसे भारत में 1774 में लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त किया गया, और इसकी जगह एक नया पद बनाया गया जिसे नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया? ठीक। अब आते हैं 1833 में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर पद समाप्त किया गया, और बंगाल के गवर्नर पद की जगह पर एक नया पद बनाया गया जिसे नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त किया गया, और बंगाल के गवर्नर पद के स्थान पर एक नया पद बनाया गया जिसे नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक। साथ ही अब भारत के गवर्नर जनरल को, जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो भारत के गवर्नर जनरल को अनेक नागरिक तथा सैनिक अधिकार दिए गए। ध्यान दीजिएगा, अनेक नागरिक तथा सैन्य अधिकार प्रदान किए गए। और फिर से समझिएगा, समझा रहा हूं, बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। इस पद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उस गवर्नर जनरल को भारत के समस्त नागरिक और सैनिक अधिकार क्या कर दिए गए? प्रदान कर दिए गए। समझ में आया? ठीक। 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक, समझिएगा, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना
तो वो क्यों बना था ये भी मैंने 1773 में आपको समझाया हुआ था। इसलिए बना था क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हुआ था, है ना। और जब बंगाल में हुआ था तो पद का नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर, और वो पूरे बंगाल की शासन व्यवस्था को क्या कर रहा था, संचालित कर रहा था, है ना। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के साथ साथ 2 क्षेत्र और बंगाल में जोड़े गए, जिनमें से एक का नाम था मद्रास और एक का नाम था बम्बई। तो जब बंगाल के साथ मद्रास और बम्बई जुड़ गए तो बंगाल का गवर्नर उन दोनों क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को क्या करने लगा, संचालित करने लगा। तो बंगाल के गवर्नर को नाम क्या दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। प्लस आपने उस वहीं 1773 में ही पढ़ा था कि अब गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 4। याद आ रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें अपन ने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जोड़ा गया तथा गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में सरकार की क्या की गई, स्थापना की गई, जो गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में क्या करेगी, सहयोग एवं सहायता करेगी। वहां अपन ने यह भी पढ़ा था कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता, है ना। जो परिषद निर्णय देगी बहुमत के आधार पर वो गवर्नर जनरल को मान्य होगा, परंतु यदि कभी मत विभाजन हो जाए, बराबर मत आ जाएं, इतने पक्ष में और उतने ही विपक्ष में, तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास, है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद थी, है ना, उससे एक सदस्य को अलग कर दिया गया और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या कितनी बची थी, 3, है ना। और 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा, 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, 3। 1773 से 1784 कितनी थी, 4। 1784 में आपने 1 घटा दी तो कितनी बची, 3। तो 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या कितनी बची हुई थी, 3। आप समझिएगा, ठीक है। 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 3 थी, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने, ध्यान देना, गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक गवर्नर जनरल समझिएगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 4। और जो चौथा सदस्य जुड़ा ये विधि सदस्य था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विधि सदस्य था। इसी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को समय समय पर विधि और कानूनी सलाह क्या करनी थी, प्रदान करनी थी, है ना। और इस पद पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या है ना, परिषद की सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 4, 3 से बढ़ाकर 4 के कर दी गई, है ना। और चौथा सदस्य जो यहाँ आया वो विधि सदस्य है, जिसका मुख्य कार्य था गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को विधि या कानूनी सलाह प्रदान करना। और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले। समझ में आया, ठीक है, लॉर्ड मैकाले था। और इसी मैकाले के द्वारा विधि संहिता का क्या किया गया, निर्माण किया गया तथा इसी मैकाले की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, इसी मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहली बार विधि आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का, है ना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का चौथा पॉइंट है कि 1773 में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 थी, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घटाकर कितना कर दिया गया, 3। 1784 से लेकर अब तक यानी 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 3 होती थी, किंतु 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ा जो विधि सदस्य था, जिसका कार्य गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को विधि और कानूनी सलाह प्रदान करना था, ठीक है। और इस पद पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति है वो लॉर्ड मैकाले है, जिसकी अध्यक्षता में जिसके द्वारा भारत में विधि संहिता का निर्माण किया गया तथा जिसकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। क्लियर, तो ये 4 पॉइंट हैं। अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है।
5वां पॉइंट अपन देखते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का। ठीक, देखिएगा, अपन इससे पहले पढ़ते आ रहे थे कि जो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद थी, है ना, उसे भारत में राजस्व के संबंध में अनेक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, राजस्व मतलब दीवानी या लगान के संबंध में, है ना। लेकिन बजट की प्रॉब्लम थी, बजट तैयार तो करते थे, है ना, लेकिन परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने ऐसे कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक है, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को भारतीय राजस्व के संबंध में, जो भारत का राजस्व है ना, भारतीय राजस्व के संबंध में संपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए तथा संपूर्ण भारत के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत के लिए अब गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद एक ही बजट का क्या करेगी, निर्माण करेगी। यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बजट का निर्माण नहीं किया जाएगा, है ना। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को भारतीय राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए और यह कहा गया कि अब गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट का क्या करेगी, निर्माण करेगी। क्लियर। 5वां पॉइंट, 6वें पॉइंट की ओर आते हैं। ठीक, 6वें पॉइंट में अगर अपन देखें तो यहाँ एक शब्द लेंगे अपन, सिविल सेवक। ठीक है, सिविल सेवक, सिविल सेवक क्या होते हैं? ठीक है, सीधा बोले प्रशासनिक अधिकारी, है ना। ये या तो अखिल भारतीय स्तर के होंगे IAS IPS, या राज्य स्तर पर होंगे तो राज्य प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, राज्य प्रशासनिक अधिकारी PSC से सेलेक्ट होंगे और जो अखिल भारतीय स्तर के होंगे वो UPSC से सेलेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी यानी कलेक्टर, SP, SDM, तहसीलदार, ये आज बस नहीं है, ये अंग्रेजों के समय भी थे, है ना। और कलेक्टर शब्द का जो जन्मदाता है, कलेक्टर का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, क्योंकि उसने जमींदारी व्यवस्था लागू की थी और जमींदारी व्यवस्था में उसने पहली बार जिला स्तर पर राजस्व वसूली करने हेतु एक अधिकारी को नियुक्त किया था। उस अधिकारी को उसने नाम दिया था कलेक्टर। क्लियर। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्हें हम सिविल सेवक बोलते हैं, है ना, उसके संबंध में इस एक्ट में बात करना है। तो 1833 ईस्वी के एक्ट में कहा गया था कि जो सिविल सेवक हैं यानी प्रशासनिक अधिकारी हैं, 1833 के पहले तक इन सिविल सेवकों की परीक्षा नहीं होती थी, है ना। ये सिविल सेवक क्या होते थे, नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा कि अब सिविल सेवकों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात समझिएगा, ठीक है, एक चीज और समझना, अपन कह रहे हैं कि 1833 ईस्वी के पहले तक सिविल सेवकों का, प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि इनका चयन, मनोनीत किए चयन होता था, है ना। और चयन कौन करता था? 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, समझिएगा। तो जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके सभी सदस्य इंग्लैंड के हैं, अंग्रेज हैं, है ना। तो क्या वो भारतीयों को यहाँ पर मनोनीत करेंगे या चयन करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। यानी भारतीयों के साथ यहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था, है ना। ब्रिटिश संसद इस भेदभाव को दूर करना चाहती थी। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि जो प्रशासनिक पद हैं वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज ना रहें, वहाँ पर भारतीय भी पहुँचे, है ना। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने प्रावधान रखा कि अब भारत में सिविल सेवकों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ना कि ये मनोनीत होंगे। समझिएगा पॉइंट को, है ना। और ऐसा इसलिए किया गया कि अगर प्रतियोगी परीक्षा होगी तो यहाँ पर भारतीयों के साथ जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि भारत में सिविल सेवकों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि भारतीयों के साथ अभी तक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर अंग्रेज क्या करते थे? भेदभाव करते थे। इसलिए कहा जाता है भारत में कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, है ना, 1793, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने भारत में भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। लेकिन 1833 में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कहा जाता है कि जिन नौकरियों के दरवाजे कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए बंद किए थे, उन्हीं नौकरियों के दरवाजे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारतीयों के लिए क्या किए थे? खोल दिए थे। लेकिन ये प्रावधान कितना अच्छा है ना। अच्छा लग रहा कि 1833 के बाद सिविल सेवा की तैयारी हम भी कर सकते थे, यानी भारतीय भी कर सकते थे और भारतीय तैयारी करके वहां तक पहुंच सकते थे, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में संसद ने कहा है कि अब सिविल सेवकों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा, क्योंकि भारतीयों के साथ जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, है ना। लेकिन
अब यहां ध्यान देना, जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसने इस प्रावधान का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और जब 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रावधान का विरोध कर दिया तो निश्चित है इस प्रावधान को भारत में लागू नहीं किया गया। समझ में आया, ठीक। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवा के दरवाजे सभी के लिए खोले जाएंगे और अब इसका चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका, है ना। परंतु हम इस तथ्य को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है कि नौकरियों के दरवाजे किसने बंद किए और नौकरियों के दरवाजे किसने खोले। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे बंद किए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नौकरी के दरवाजे क्या कर दिए थे, खोल दिए थे। क्लियर हुए पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में एक शब्द आएगा, नाम देंगे दास प्रथा, है ना। दास प्रथा का मतलब आप समझिएगा, दास प्रथा का मतलब है दास या गुलाम बनाना, है ना। जिस प्रकार आज हम बाजार से जाकर वस्तु खरीद कर लाते हैं और वो वस्तु हमारी हो जाती है ना, उसी प्रकार इस समय तक 1833 ईस्वी तक, है ना, भारत में व्यक्तियों का बाजार लगते थे। आप बाजार जाइए, आपको 2 व्यक्तियों की जरूरत है, 2 व्यक्ति खरीद कर ले आइए, वो आजीवन आपके क्या रहेंगे, दास या गुलाम रहेंगे, है ना। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया था कि वह दास प्रथा पर नियंत्रित करने और दास प्रथा को बंद करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को खरीदकर जो दास बनाने की परंपरा चल रही थी उस दास प्रथा पर रोक लगाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया इसमें। और बहुत हद तक ब्रिटिश संसद को सफलता भी मिली थी, क्योंकि 1833 में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इतिहास की ओर जा रहा हूं, 1833 में ये प्रावधान रखा गया कि दास प्रथा को बंद करो, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करो। और 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और अगर 1843 के बाद कोई व्यक्ति व्यक्तियों को खरीद कर दास बनाता है तो वह कानूनन अपराध था और उसके लिए बाकायदा क्या किया गया, सजा का प्रावधान किया गया, है ना। तो इसके द्वारा दास प्रथा को भी बैन किया गया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक। समझिएगा, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, है ना, पढ़ा था कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, शासन करेगी, है ना। लेकिन इसी एक्ट में 1833 के एक्ट में ही ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा कि आप भारत में शासन सिर्फ कितने दिन तक कर सकते हैं, 20 वर्ष तक, है ना, और वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं, है ना। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश राजमुकुट, और राजमुकुट का मतलब या तो वहां पर रानी होगी या राजा होंगे, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में संसद ने कंपनी से कहा था कि आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, आप सिर्फ और सिर्फ भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन शासन ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में आप स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे, है ना। अब आपकी स्वतंत्रता समाप्त होती है, आप ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करेंगे, और वो भी कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक। यानी 20 वर्षों के बाद संसद जब चाहे तब कंपनी से शासन को क्या कर लेगी, ले लेगी, है ना। और 20 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे, 1853 में। लेकिन 1853 में संसद शासन को नहीं लेती है, संसद शासन को कब लेती है, 1858 ईस्वी में, है ना। तो 1833 ईस्वी का एक मुख्य पॉइंट ये भी है कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा था कि आप भारत में सिर्फ शासन करिए, और वो भी ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में, है ना। और कितने वर्षों तक करिए, 20 वर्षों तक। 20 वर्ष के बाद संसद जब चाहे तब आपसे कंपनी के शासन को क्या कर लेगी, अधिग्रहित कर लेगी या ले लेगी। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, अगर हमें स्पष्ट रूप से देखें तो इस एक्ट में हमें स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भारत में संविधान का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। यानी अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संविधान निर्माण के संकेत किस अधिनियम से मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्योंकि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट ऐसा पहला एक्ट था जिसमें भारतीय संविधान निर्माण के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, ठीक है। इस एक्ट में एक पॉइंट और है ना, इस एक्ट के द्वारा ध्यान दीजिएगा, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बंबई, है ना, कलकत्ता तो ऑलरेडी है ना, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसी थी उस समय, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा एक चीज और समझना,
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है ना, और वह जो कानून बनाएगा वो बंगाल में भी लागू होंगे, मद्रास में भी लागू होंगे और बंबई में भी लागू होंगे, है ना। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों से कानून निर्माण का अधिकार वापस ले लिया गया, यानी कानून निर्माण का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में स्पष्ट व्यवस्था थी कि बंबई तथा मद्रास जो प्रेसिडेंसी हैं या बंबई या मद्रास के गवर्नर को विधायिका या कानून निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया गया, और अब भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया कानून ही संपूर्ण भारत में क्या होगा, लागू होगा। समझ में आ रहा है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि बंबई तथा मद्रास का गवर्नर अब विधायिका या कानून निर्माण की शक्ति से वंचित रहेगा, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है और उसके द्वारा बनाए गए कानून ही संपूर्ण भारत में क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है, इसलिए 1833 के पहले जो कानून बने, है ना, उन कानूनों को अपन नाम देते हैं नियामक कानून। याद रखिएगा, 1833 के पहले जो भी गवर्नर जनरल द्वारा कानून बनाए गए उन कानूनों को नाम देते हैं नियामक कानून। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, है ना, जो कानून बने उन कानूनों को अपन नाम देते हैं अधिनियम या एक्ट। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह स्पष्ट व्यवस्था थी कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उन गवर्नरों को विधायिका या कानून निर्माण की शक्ति से वंचित किया जाएगा। समझिएगा, वंचित कर दिया गया, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है और भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण भारत में लागू होंगे। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट के पहले जो कानून बने उन कानूनों को नाम देते हैं नियामक कानून, और इस कानून के पारित होने के बाद जो कानून बने उन कानूनों को नाम देते हैं अधिनियम या एक्ट। ये है अपना 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, है ना। एक बार 2 सेकंड में मैं इसे पूरा समराइज कर देता हूँ, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर। क्लियर, समराइज करना है, सिर्फ 2 सेकंड में इसे समराइज करते हैं जिससे आप लोग दोबारा इसे एक बार फिर से सुन सकें, है ना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो पारित हुआ, है ना, इस एक्ट को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी वो मंशा यही थी कि ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट करना चाहती थी कि भारत में विधि निर्माण संबंधी कार्य कैसे होंगे। पहला पॉइंट तो ये था, है ना, कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद यह स्पष्ट करना चाहती थी कि भारत में विधि निर्माण संबंधी कार्य कैसे होंगे। दूसरा, है ना, 1793 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए मिला, जो कब तक चला, 1813 तक, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु कंपनी को एक वस्तु पर एकाधिकार दिया गया, वो वस्तु क्या थी, चाय। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कंपनी अब भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, शासन करेगी। क्लियर। और जो इसका तीसरा पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसे समस्त नागरिक और सैनिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक। 1773 में गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए कितने सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, 4, है ना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उसे घटाकर कितना कर दिया गया था, 3, और 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, 3। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इस परिषद में एक सदस्य और जोड़ा गया जो विधि सदस्य था, जिसका मुख्य कार्य था गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की विधिक सहायता करना। और इस पद पर नियुक्त होने वाला जो पहला व्यक्ति है वो लॉर्ड मैकाले है, जिसने विधि संहिता का निर्माण करवाया है तथा जिसकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है। इस एक्ट में एक प्रावधान और लागू किया गया था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को भारत के राजस्व से संबंधित सभी अधिकार दिए गए तथा गवर्नर जनरल से कहा गया था कि संपूर्ण भारत के लिए आप एक ही बजट का क्या करें, निर्माण करें। ठीक। इस एक्ट में एक भारतीयों के हित में बात कही गई थी, है ना, कि जो उच्च प्रशासनिक सेवाएं हैं, सिविल सेवक हैं, है ना, सिविल सेवकों का अब चयन नहीं होगा बल्कि इनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का क्या होगा, आयोजन होगा।
है ना। और स्पष्ट कहा गया कि अब भारत में सिविल सेवकों का चयन नहीं होगा बल्कि प्रतियोगी परीक्षा होगी। और इसके इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार या संसद चाहती थी कि भारतीयों के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, है ना। लेकिन इस प्रावधान का 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया, जिस कारण इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका, है ना। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, को कहा जाता है कि उसने भारत में भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए थे, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे क्या कर दिए थे, खोल दिए थे, है ना। इस एक्ट में एक व्यवस्था ये भी थी कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाए और गवर्नर जनरल को संसद ने निर्देशित किया था कि आप ऐसे कार्य करें या ऐसा प्रयास करें जिससे भारत से दास प्रथा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्लियर। दास प्रथा पर प्रयास हुआ और 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के समय, है ना, दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर, समझ में आया। यह पहला एक्ट था जिस एक्ट में भारत में संविधान निर्माण के क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। ठीक। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आप भारत में 20 वर्ष तक ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में शासन करिए। 20 वर्ष बाद संसद जब चाहेगी तब आपसे भारत का शासन क्या कर लेगी, ले लेगी। ठीक है। और इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था कि चूंकि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, इसलिए बंबई और मद्रास के गवर्नर की जो विधायिका शक्ति है, जो ये लोग कानून का निर्माण करते थे अपने अपने क्षेत्रों के लिए, है ना, मद्रास वाला मद्रास के लिए, बंबई वाला बंबई के लिए, है ना। तो स्पष्ट किया गया कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं, इनकी जो विधायिका शक्ति है, इन्हें विधायिका शक्ति नहीं दी जाएगी। अब भारत का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत के लिए कानूनों का क्या करेगा, निर्माण करेगा और उसके द्वारा बनाए गए कानूनी संपूर्ण भारत में क्या होंगे, लागू होंगे, है ना। और इस अधिनियम के पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें अपन नाम देते हैं नियामक कानून, और इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बने उन्हें अपन नाम देते हैं अधिनियम या एक्ट। ये है अपना 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, है ना। अब अपन बात करेंगे 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर। चलिए, तो अपन अब बात करते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर, है ना। इसके पारित करने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार की मंशा है ना, ब्रिटिश सरकार भारत में विधायिका को मजबूत करना चाहती थी। विधायिका मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्था, है ना। तो ब्रिटिश सरकार भारत में विधायिका को मजबूत करना चाहती थी या सशक्त बनाना चाहती थी, तथा विधायिका का वो क्या करना चाहती थी, विस्तार करना चाहती थी, है ना। तो भारत सरकार ने भारत में विधायिका या कानून निर्मात्री संस्था को सशक्त करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को क्या किया था, पारित किया था। क्लियर। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट भारत का अंतिम चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, अब आएंगे भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा स्पष्ट है। वह भारत में कानून निर्मात्री संस्था या विधायिका को सशक्त करना चाहती थी और उसका विस्तार करना चाहती थी। ठीक है। इसमें और क्या पॉइंट है अब अपन वो समझते हैं। ठीक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अपन ने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 20 वर्षों तक ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में क्या करेगी, शासन करेगी। तो 1853 ईस्वी तक वो 20 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए, है ना। तो इस एक्ट में ब्रिटिश संसद ने कहा कि जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अब ये दूसरे शब्दों में बोलूं कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जो चार्टर एक्ट है ये अनिश्चित काल के लिए था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद ने कंपनी को कोई समय नहीं दिया, न 10 वर्ष, न 5 वर्ष, न 20 वर्ष, कोई समय नहीं है ना, अनिश्चितकालीन है। अर्थात ब्रिटिश संसद जब चाहेगी कंपनी से शासन को क्या करेगी, अपने हाथ में ले लेगी। ठीक है। क्योंकि 1833 में कितना समय दिया था, 20 वर्ष, 20 वर्ष पूरे हो गए। तो इस एक्ट में संसद ने कंपनी को कहा कि यह अनिश्चितकालीन एक्ट है, कोई समय सीमा नहीं है, हम जब चाहेंगे तब आपसे भारत के शासन को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट समझिए, जब अपन कंपनी की संरचना पढ़ रहे थे, याद करिए, ठीक है, हमारे चैनल का दूसरा वीडियो, है ना, जब अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना पढ़ रहे थे, मैंने दूसरे वीडियो में क्लियर की थी इसकी संरचना, है ना, कंपनी की संरचना पढ़ रहे थे, तो अपन ने कहा था कि कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। यही कहा था, है ना, कि कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर आएंगे कहाँ से, कैसे होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रारंभ में डायरेक्टरों का कार्यकाल कितना होता था, 1 वर्ष,
है ना। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनके कार्यकाल को कितना कर दिया गया था, 4 वर्ष, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए कहा गया था कि इनका चुनाव होगा, है ना, और इन्हें चुनने का काम कौन करेंगे, प्रोपराइटर के सदस्य, जो प्रोपराइटर्स होंगे वो चुनने का काम करेंगे। और प्रारंभ में अपन ने कहा था कि प्रोपराइटर का सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसने 500 पाउंड के शेयर किसके खरीदे होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने कहा था कि बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर का वह व्यक्ति सदस्य होगा जिसने कंपनी के शेयर कितने पाउंड के खरीदे होंगे, 1000 पाउंड के। एक कंपनी की संरचना में अपन ने पढ़ा था, अपन ने कहा था कि कंपनी का संचालन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। प्रारंभ में इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 4 वर्ष। इनका चुनाव होता था, इन्हें चुनता कौन था, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के सदस्य। प्रारंभ में बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर का सदस्य कौन व्यक्ति होता था, जिसके पास 500 पाउंड के शेयर होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना, ये प्रावधान कर दिया गया कि अब बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर का वह व्यक्ति सदस्य होगा जिसके पास कितने पाउंड के शेयर होंगे, 1000 के। ये प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं 1853 ईस्वी का, है ना। और 1853 ईस्वी का जो दूसरा पॉइंट ये है वो किससे रिलेटेड है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, है ना। तो दूसरे पॉइंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है, क्या प्रावधान है वो समझिएगा, ठीक। पहला प्रावधान समझ में आया कि यह एक्ट अनिश्चित काल के लिए था, अर्थात ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी से शासन को अब क्या करेगी, अपने हाथ में ले लेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें रखा गया 1853 में, और वो पॉइंट क्या है कि अब अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या कितनी थी, 24, है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। कब की गई, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखना, कंपनी की स्थापना से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर 31 दिसंबर 1600 को जब कंपनी स्थापित हुई थी, तो कंपनी की स्थापना से लेकर 1853 ईस्वी तक, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या कितनी होती थी, 24, है ना। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। समझिएगा, ठीक। यहाँ अपन कह रहे हैं स्थापना से लेकर 1853 ईस्वी तक कि 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या होगा, चुनाव होगा। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अपन कह रहे हैं कि 18 सदस्यीय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बचा है, इसमें से 6 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ध्यान देना, 6 सदस्य मनोनीत होंगे और 12 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक। और ये मनोनीत कौन करेगा, जो इंग्लैंड का क्या होगा, राजा या वहां की महारानी, अर्थात मनोनीत किसके द्वारा होंगे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। यानी सीधा सा अर्थ है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की संसद या वहां के राजा के नियंत्रण को क्या किया जा रहा है, और बढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि देखना, कंपनी की स्थापना से लेकर 1853 ईस्वी तक 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो चुने जाते थे, है ना। चुनने का काम कंपनी के ही बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर करते थे, यानी ना तो इंग्लैंड की संसद का इस पर कोई नियंत्रण था, ना इंग्लैंड के राजा का इस पर कोई नियंत्रण था, है ना। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18, जिसमें से 6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, यानी नियंत्रण बढ़ गया राजा का। और 12 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनेंगे कौन, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के सदस्य। यानी 1853 ईस्वी चार्टर एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18, जिसमें से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा क्या किए जाने थे, मनोनीत किए जाने थे। क्लियर। तो डायरेक्टर की जो अधिकार थे या शक्ति थी उसे लगातार क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ठीक। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। 1853 ईस्वी का जो तीसरा पॉइंट है, ध्यान से समझना, इसे तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को आना है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, है ना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अपन ने कहा कि अब सिविल सेवकों का या प्रशासनिक सेवाओं में चयन नहीं होगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा होगी। क्यों, क्योंकि भारतीयों के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसलिए परीक्षा करवाई जाए। लेकिन 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1833 में विरोध कर दिया और ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। तो उस प्रावधान को संसद लेकर कहाँ आ रही है, 1853 में। और 1853 में ब्रिटिश संसद ने जो 1853 का चार्टर एक्ट है, उसमें ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में, है ना, प्रशासनिक सेवाओं में डायरेक्टरों के द्वारा कोई नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन जो सिविल सेवक थे उन्हें नियुक्त कौन करता था, 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
है ना। इसलिए उन्होंने विरोध किया था कि अगर प्रतियोगी परीक्षा होगी तो हमारा अधिकार हमसे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। 1833 में जब संसद ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं पर नियुक्ति नहीं होगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षा होगी, है ना, तो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया क्योंकि उनका अधिकार उनसे क्या किया जा रहा था, छीना जा रहा था, है ना। तो 1853 में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों को कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उनकी पहले संख्या कम की गई, 24 से 18 की गई, फिर 6 इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत होने से तो चुनाव से कितने आते थे, 12, है ना। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आया वो ये आया कि अब भारत में प्रशासनिक सेवाओं में डायरेक्टरों द्वारा नियुक्ति नहीं होगी बल्कि जो सिविल सेवक हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और उनकी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के लिए 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए और जो आप रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर हम भारत में और इंग्लैंड में सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का क्या करवाएंगे, आयोजन करवाएंगे। समझ में आया, है ना। तो अब भारत में जो सिविल सेवक होंगे या जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो मनोनीत नहीं होंगे बल्कि उनके लिए क्या होगी, परीक्षा होगी। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 1853 ईस्वी के एक चीज ध्यान देना, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उस पे आ रहे हैं अपन, है ना। तो 1853 ईस्वी में के चार्टर एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जो है ना, उसके कार्यों को अलग अलग किया, क्योंकि परिषद और गवर्नर जनरल दो तरह के कार्य करते थे। एक करते थे विधायिका के कार्य, है ना, यानी यही परिषद कानून का निर्माण करती थी, है ना, और एक करती थी प्रशासनिक कार्य, है ना, यानी यही परिषद उन कानूनों को क्या करती थी, लागू कराती थी। संस्था एक ही है, काम दो हैं। जैसे वर्तमान में देखें तो वर्तमान में काम दो हैं, संस्थाएं दो हैं, है ना। विधायिका का काम कौन करती है, संसद, वर्तमान में कानून का निर्माण करती है, लेकिन लागू कौन करती है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका। तो वर्तमान में काम दो, संस्थाएं दो, लेकिन 1853 ईस्वी तक संस्था एक है ना। और वो संस्था कौन है, गवर्नर जनरल, है ना, प्लस उसकी परिषद, ये संस्था है ना। इसके काम दो हैं, एक विधायिका कानून का निर्माण करती है और एक प्रशासनिक यानी कानूनों को क्या करवाती है, लागू करवाती है ना। तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के विधायिका संबंधी कार्य अलग किए गए और प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या किए गए, अलग अलग किए गए। समझ में आ रहा है ना। यानी 1773 ईस्वी से जब से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनी थी, है ना, तब से उस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग नहीं किया गया था, है ना। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तभी उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद आई थी, है ना। फिर 1784 में कितनी कर दी गई थी, 3। फिर 1833 में कितनी कर दी गई, 4, है ना। और लेकिन 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक उस परिषद की विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग नहीं किया गया था। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार उस गवर्नर जनरल और परिषद के विधायिका संबंधी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और कहा गया कि जब यह परिषद, ध्यान दीजिएगा, ये भी कहा गया कि जब यह परिषद विधायिका संबंधी कार्य करेगी, ध्यान दीजिएगा, जब परिषद विधायिका संबंधी कार्य करेगी तब इसमें 6 नए सदस्य और जोड़े जाएंगे, है ना। प्रशासनिक को यहां से भूल जाइए। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जब विधायिका संबंधी कार्य करेगी तो उसमें 6 और सदस्य जोड़े जाएंगे और इस प्रकार इस परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ठीक। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जब विधायिका संबंधी कार्य करेगी तो 6 नए सदस्य जोड़े गए। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में विधायिका संबंधी कार्यों को करने के लिए 6 नए सदस्य जोड़े गए। इस प्रकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई, 12। समझ में आया, ठीक। जब गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जब विधायिका संबंधी कार्य करेगी तो विधायिका संबंधी कार्यों को करने के लिए उस विधायिका की सदस्य संख्या टोटल कितनी हो गई, 12, जिसमें इन 12 में से 6 नए थे जो कब जोड़े गए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये 6 नए सदस्य जोड़े गए थे ये कहाँ से आएंगे ये समझिएगा, ठीक है। इन 6 नए सदस्यों में से, ध्यान देना, 6 नए सदस्यों में से जो पहला सदस्य होगा वो होगा बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जो बंगाल का मुख्य न्यायाधीश है वो इसका पहला सदस्य होगा, ठीक। दूसरा सदस्य
सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? बंगाल में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का एक कोई भी सदस्य, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का एक कोई भी न्यायाधीश इन 6 सदस्यों में से एक होगा। तो 2 सदस्य आ गए, 6 नए जोड़े गए हैं। तो एक आया बंगाल का मुख्य न्यायाधीश और एक आया कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय का एक कोई भी न्यायाधीश। ठीक, तीसरा जो आएगा वो कहाँ से आएगा? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक, चौथा कहाँ से आएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी से, है ना। पांचवा कहाँ से आएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी से, है ना। और छठवां जो सदस्य आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आगरा से। क्लियर? समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, है ना। जब गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद विधायिका संबंधी कार्य करेगी तो उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए और इस प्रकार अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? 12। और जो 6 नए सदस्य जोड़े गए उनमें से एक सदस्य कहाँ से है? बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, है ना। एक सदस्य कहाँ से है? कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय का एक कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, एक कहाँ से आएगा? बंगाल से, बंगाल प्रेसिडेंसी से, एक मद्रास प्रेसिडेंसी से, एक बम्बई प्रेसिडेंसी से और एक कहाँ से आएगा? आगरा प्रांत से। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। समझ में आया? ठीक है, इस अधिनियम द्वारा यानी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, ध्यान देना, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार संपूर्ण भारत के लिए यानी पूरे भारत के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक या अलग से विधान परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई, जिससे संपूर्ण भारत के लिए कानून का क्या करना था? निर्माण करना था। और यही विधान परिषद आगे चलकर एक लघु संसद का क्या कर लेगी? रूप ग्रहण कर लेगी। यानी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद, कानून निर्माण करने के लिए एक पृथक विधान परिषद का गठन किया गया और इसी परिषद ने आगे चलकर अगर अपन देखें तो भारत में लघु संसद का क्या कर लेती है? रूप ग्रहण कर लेती है ना। तथा इस अधिनियम द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम द्वारा जो भारतीय विधान परिषद स्थापित हुई थी, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया, है ना। लास्ट पॉइंट है इसका, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट भारतीय संवैधानिक इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, अब सीधे आएंगे भारत शासन अधिनियम। क्लियर हुआ? तो ए है अपना 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 2 मिनट में इसे भी समराइज कर देता हूं, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को पारित करने के पीछे जो ब्रिटिश संसद की मंशा है, मंशा ये है कि ब्रिटिश संसद चाहती थी कि भारत में जो कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं, जो विधायिका है जो कानून का निर्माण करती है, उस विधायिका को सशक्त बनाया जाए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को क्या किया था? पारित किया था। ठीक, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, है ना, अनिश्चित काल के लिए था। क्यों? क्योंकि 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा था कि आप 20 वर्षों तक भारत में शासन करिए, वो भी प्रतिनिधि के रूप में। 20 वर्षों के बाद हम शासन आपसे क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। समझ में आया, है ना। तो यह एक अनिश्चित काल के लिए है, अर्थात संसद जब चाहेगी तब कंपनी से भारत के शासन को क्या कर लेगी? वापस ले लेगी। ठीक, दूसरा, 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 18, जिसमें से 6 सदस्य किसे मनोनीत करने थे? इंग्लैंड के राजा को। क्लियर? इस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और यह परिषद जब विधायिका संबंधी कार्य करेगी जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए और इस प्रकार अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? 12। जो 6 नए सदस्य जोड़े गए उनमें से एक सदस्य बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, एक सदस्य कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय का एक कोई भी न्यायाधीश, एक सदस्य बंगाल प्रेसिडेंसी से, एक मद्रास प्रेसिडेंसी से, एक बम्बई प्रेसिडेंसी से और एक आगरा प्रांत से। ये टोटल आएंगे। क्लियर? ठीक, यह 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अगर हम देखें तो इसके द्वारा भारत में एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसे सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण भारत के लिए कानून का क्या करना था? निर्माण करना था। और इसी विधान परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का क्या कर लिया? रूप ग्रहण कर लिया। और इसी विधान परिषद में पहली बार भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था और यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है। आज का वीडियो इतना ही। कल के वीडियो में अपन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति पढ़ेंगे और इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम और 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे।
ठीक है, आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।